हमारा अगला जो बिंदु है भारतीय संवाह के अंतर्गत 10वां जो पाठ है उसमें परिवार और समुदाय की बात की गई है। परिवार और समुदाय क्यों महत्वपूर्ण है समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, मानव के लिए, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। खासकर भारतीय जो समाज की नींव रही है वह परिवार के अंतर्गत आती है, संयुक्त परिवार के अंतर्गत। ठीक है। संयुक्त परिवार प्रणाली पारंपरिक भारतीय जीवन की एक विशेषता है। यह केवल एक आवासीय व्यवस्था नहीं है कि इसमें लोग रहते हैं, नहीं, बल्कि यह व्यक्तिगत से अधिक सामूहिकता में विश्वास को दर्शाती है। ऐसे घरों में 3 या 3 से अधिक पीढ़ियां एक साथ रहती हैं। ऐसे घरों में 3 या 3 से अधिक पीढ़ियां एक साथ रहती हैं, जैसे दादा, दादी, माता, पिता, फिर उसके बाद नाती, नातिन मतलब जो पोता-पोती, फिर वो पोता-पोती के भी बेटे-बेटी अ, उसी परिवार में रहते हैं। अधिकतर ऐसे बहुत सारे परिवार आपको देखने को मिल जाएँगे जिसमें उनके दादा भी अभी जीवित हैं, उनके पिता भी हैं, उनके पिता के बेटे भी हैं और बेटे के बेटे भी उनको देखते हैं। मतलब कि एक जो व्यक्ति है वो अपने पुत्र, नाती और पनाती को भी देखता है। ठीक है? और ये अनुभव अपना जो अनुभव है वह अपने पनाती, सनाती तक संप्रेषित करता है, संस्कारित करता है चीज़ों को, ठीक है? ऐसे घरों में 3 या 3 से अधिक पीढ़ियाँ एक साथ रहती हैं, ज़िम्मेदारियाँ, आय, दैनिक जीवन भी साझा करती हैं। एक-दूसरे की सब लोग मदद करके परिवार को आगे बढ़ाते हैं। ये भारतीय समाज में हमने देखा हो, खासकर ग्रामीण समाज में, ग्रामीण क्षेत्रों में। यह प्रणाली एकता की भावना पर आधारित है। स्वाभाविक सी बात है, जब एक संयुक्त परिवार, संयुक्त से मतलब ये होता है संयुक्त, संयोजन और संगठित होकर रहना। जब संगठन और संयुक्त की बात आएगी तो उसमें एकता रहेगा, तभी सभी लोग एक केंद्र में जुड़ेंगे। ठीक है। परिवार के वरिष्ठ पुरुष, अक्सर दादा, परिवार के प्रमुख रूप में कार्य करते हैं। आज भी देखते हैं हम लोग कि हमारे परिवार में सबसे प्रमुख व्यक्ति, मुखिया कौन होता है? दादा दादी, या फिर दादा दादी नहीं है तो पिता माता, मतलब बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वही मुखिया, उन्हीं के पास जो है निर्णय लेने का अधिकार ज्यादा होता है, क्योंकि अनुभवी होते हैं। उनके पास हमसे ज्यादा अनुभव होता है, समस्याओं का अनुभव होता है, उसे कैसे सुलझाया जाए, उससे कैसे निजात पाया जाए, इन सब चीजों का अनुभव ज्यादातर हमसे ज्यादा उनके पास होता है। ठीक है। छोटे सदस्यों का मार्गदर्शन स्वाभाविक सी बात है होगा। बड़े बुजुर्ग हमेशा अपने युवा पीढ़ी को मार्गदर्शित करते हैं। महिलाएं देखभाल करता, सांस्कृतिक संवाहक, महिला को ध्यान में रखिएगा, सांस्कृतिक संवाहक के रूप में देखा जाता है, परंपराओं के संवाहक के रूप में देखा जाता है। बहुत सारी चीजें आज भी बहुत पुरानी चीजें जो समाज कल्याण के लिए हैं, उनका संरक्षण देखा जाए तो महिलाओं ने किया है। घरेलू स्तर पे घर की प्रबंधक के रूप में समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? महिलाएं निभाती हैं। ठीक है। महिलाएं देखभाल करता, सांस्कृतिक संवाहक, घर की प्रबंधक के रूप में समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। प्रश्न आ जाए कि देखभाल करता, सांस्कृतिक संवाहक और घर की प्रबंधक के रूप में समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाया और निभाती आ रही हैं? तो महिलाएं। ठीक है। बच्चे रिश्तेदारों से घिरे रहते हैं, जो शिक्षक, रक्षक और साथी के रूप में कार्य करते हैं, जिससे जड़ता भी आती है, स्थिरता की भावना भी विकसित होती है। ठीक है। इस प्रणाली के लाभ केवल भावनात्मक नहीं है, बल्कि आर्थिक और सामाजिक भी है। जैसे भोजन, आवास, धन साझा करके व्यक्तिगत बोझ को कम करते हैं। अब जैसे एक बड़ा परिवार है, तो उसमें जब 4-5 लोग कमाने वाले होते हैं, तो एक व्यक्तिगत या फिर व्यक्ति परक जो व्यक्ति हो, जैसे कोई एक व्यक्ति है, तो उस पर बोझ कम पड़ता है, क्योंकि जो भी चीजें होती हैं सब लोग आपस में बांट के उस भार को उठाते हैं। चाहे वो भोजन का भार हो,
आवास का हो चाहे धन का हो, धन कमाने का जो भार है, उन सब चीज़ों को अपने-अपने कंधे पर जब वो रख लेते हैं, तो भार कम हो और यह आपको उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए बहुत बड़ी एक भारी लकड़ी है, ठीक है? बहुत भारी लकड़ी है। अ, उसको अगर एक व्यक्ति उठाएगा, तो ज़्यादा भार पड़ेगा, पड़ेगा ना? अगर उसे 4-5 व्यक्ति एक साथ उठाएँगे, तो एक-एक प्रति व्यक्ति कम भार पड़ेगा, उसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं, ठीक है? एक और उदाहरण है कि आपने सुना होगा कि एक परिवार में 4 मतलब मान लीजिए कि एक व्यक्ति हैं, उनके 4 बेटे थे, ठीक है? एक दंपति थे, उनके 4 बेटे थे। चारों आपस में लड़ते रहते थे, इससे उनके पिता बड़े परेशान थे। एक दिन अपने बेटों को बुलाए अपने पास और बोले कि एक काम करो, वहाँ मेज़ पर एक दातून रखा हुआ है। दातून पता है आप लोगों को, जो ब्रश हम लोग आजकल ब्रश कर रहे हैं, परंतु पहले के लोग जो है, आज भी लोग ग्रामीण क्षेत्रों में करते हैं कि पेड़ों के जो छोटे-छोटे जो ये होते हैं, तने होते हैं, उनकी लकड़ियों से दातून किया जाता है, हरी लकड़ियों से तोड़ के, ठीक है? तो दातून उन्होंने रखे, बोले इसको तोड़ो। पहले बेटे ने तोड़ दिया, एक दूसरे बेटे ने भी तोड़ दिया, तीसरे ने भी तोड़ दिया, चौथे ने भी तोड़ दिया, एक-एक करके 4 लकड़ी तोड़ दिए। पर उन्होंने दूसरी बार क्या किया कि एक साथ गुच्छे में 10 लकड़ियों को इकट्ठा किया और बोले एक बेटे से कि इसको तोड़ो। बारी-बारी करके सब लोग तोड़ने का प्रयास किए, नहीं टूटा। फिर पिता ने कहा कि इससे आप लोग क्या सीख मिल रही है? तो उन्होंने बोला कि जब हम एक-एक लकड़ी को तोड़ रहे थे तो आसानी से टूट जा रही थी, परंतु जब हम एक साथ संगठित लकड़ी को तोड़ रहे हैं तो नहीं टूट रही है। तो फिर तो उन्होंने बोले कि यह हमें मतलब सीख मिलती है कि हमें संगठित रहना चाहिए। जब हम एक साथ अलग-अलग रहेंगे तो हमें कोई भी हमें निशाना बना सकता है, ठीक है? अलग-अलग करके हमें कमज़ोर बनाने का प्रयास किया जाएगा, परंतु हम एक साथ साथ में रहेंगे, तो हम कमज़ोर नहीं रहेंगे, एक शक्ति के रूप में कार्य करेंगे। इसीलिए जो है हमें एक कुटुंब के रूप में कार्य करना होगा, संयुक्त परिवार के रूप में कार्य करना होगा, ठीक है? तो ये भारतीय विचार और पद्धति और आदर्श पहले से ही रहा है संयुक्त परिवार का। इस प्रणाली के लाभ केवल भावनात्मक नहीं है कि केवल भावनात्मक रूप से हम भाई-बहन हैं तो हमको साथ रहना चाहिए, नहीं, इसका जो है सामाजिक तौर पे भी उतना ही लाभ है, आर्थिक तौर पे ही उतना ही लाभ है। जैसे भोजन, आवास, धन साझा करना व्यक्तिगत बोझ को कम करता है। जीवन के महत्वपूर्ण अवसरों जैसे विवाह, अंतिम संस्कार या त्योहारों के दौरान संयुक्त परिवार एक समर्थन प्रणाली के रूप में कार्य करता है। यह सुनिश्चित करता है कि अनुष्ठान पूर्ण भागीदारी और श्रद्धा के साथ किया जाए। हालांकि आधुनिक शहरीकरण ने न्यूक्लियर परिवारों की ओर सीधे सीधे बदलाव किया। कई मामलों में कई मामलों में हम देखते हैं कि परिवार अब दूरियों के बावजूद भी निकट संबंध बनाए रखते हैं, नियमित रूप से एक दूसरे से मिलते हैं और प्रौद्योगिकी के माध्यम से जुड़ते हैं। आज देखिए, व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने में रहता है, परंतु जो है अपने परिवार से जुड़ कैसे जाता है? टेक्नोलॉजी के माध्यम से। वो टेक्नोलॉजी क्या है? स्मार्टफ़ोन, लैपटॉप, ठीक है? ये तमाम जो है टेक्नोलॉजी के माध्यम से व्यक्ति एक-दूसरे से जुड़ा रहता है। पुराने से पुराने मित्र भी कहीं न कहीं संपर्क में आ जाते हैं, इस जो है आधुनिक प्रौद्योगिकी के कारण। अब इसी में एक और विषय है इसके अंतर्गत कि आपसी निर्भरता। अब आपसी निर्भरता से मतलब क्या है कि व्यक्ति जो है एक-दूसरे पर निर्भर है, निर्भर रहना। ये गलत नहीं है कि मैं अपने पिता पर निर्भर हूँ, पिता जो है अपने पुत्र की तरफ देखते हैं, चाचा-चाची ये परिवार जो है एक-दूसरे पर निर्भर है तो कमज़ोर है, नहीं, यह ताकत भी है। भारतीय विचारधारा में आपसी निर्भरता एक गुण है, कमजोरी नहीं। यह विश्वास आध्यात्मिक सिद्धांतों से उत्पन्न होता है, जैसे वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार है।
यह दैनिक जीवन में व्यक्त होता है। यह विचार किसी का जीवन दूसरे के गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। बचपन से सिखाया जाता है कि हमें संगठित होकर रहना चाहिए, और यह मंत्र भी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण पृथ्वी ही हमारा परिवार है। विश्व शांति, विश्व कल्याण की हम बात करें, बच्चे जल्दी ही घरेलू कामों में योगदान देना, छोटे भाई बहनों की देखभाल करना और बड़ों का सम्मान करना सीखते हैं। ये चीजें किससे सीखते हैं? अपने बुजुर्गों से। अपने बड़े बुजुर्गों से ये संस्कार हमें संप्रेषित होता है। छोटे जो है युवा जो छोटे बच्चे हैं, उनमें यह संस्कार कैसे आता है? यह हमारे बड़े बुजुर्गों से संस्कार आता है। वयस्क होने पर ये मूल्य वृद्ध माता-पिता की देखभाल, जरूरतमंद भाई-बहनों का समर्थन और विस्तारित रिश्तेदारों के साथ निर्भर के संबंध बनाए रखने में विस्तारित होता है। स्वाभाविक सी बात है, जब एक व्यक्ति अपने पुत्र में ये सारे संस्कार और गुण जब संप्रेषित कर देगा, तो आगे चल के वही पुत्र अपने पुत्र में ये संस्कार और ये आचरण, ये व्यवहार संप्रेषित करेगा। ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये संस्कार संप्रेषित होते रहेंगे। अगर इन पीढ़ियों में कोई व्यक्ति अगर चूक किया, तो पूरी पीढ़ी आगे की खराब हो जाएगी। वह फिर वो संस्कार, वो आचरण भूल जाएगी, जो आज हम देख रहे हैं। कि एक पोता जो है अपने दादा का सम्मान नहीं करता, अपने पिता का सम्मान नहीं करता, कैसे करेगा? जब दादा ने ही अपने पुत्र के अंदर वो संस्कार नहीं भरे, तो वो पुत्र अपने बेटे में कैसे संस्कार भरेगा? नहीं भरेगा। तो इसीलिए संयुक्त परिवार में सही संस्कार आवश्यक है, और संयुक्त परिवार ज्यादातर इन संस्कारों से पोषित होता है, सुसज्जित होता है। यह विचार कि किसी का जीवन दूसरे के गहरे रूप से जुड़ा हुआ है, बचपन से सिखाया जाता है। सबका जीवन जो है कि एक दूसरे की सहायता करने के लिए बना है। ये बचपन से ही हमें बताया जाता है कि हमें सदैव किसी की सहायता करनी चाहिए, सदैव सहायता की दृष्टि रखनी चाहिए। हमें बचपन से सिखाया जाता है। बच्चे जल्दी ही घरेलू कामों में योगदान देना, छोटे भाई बहनों की देखभाल करना, बड़ों का सम्मान करना सीखते हैं। वयस्क होने पर ये मूल्य जो सीखे हैं, वही वृद्ध माता-पिता की देखभाल, जरूरतमंद भाई-बहनों का समर्थन, विस्तारित रिश्तेदारों के साथ जीवन भर के संबंध बनाए रखने में विस्तारित होते हैं। आपसी समर्थन यह सांस्कृतिक प्रवृत्ति अनुष्ठानों और प्रथाओं में परिलक्षित होती है। उदाहरण के लिए जैसे हम देखते हैं कि हमारे त्योहारों में जैसे रक्षाबंधन का त्यौहार है, भाई दूज का त्यौहार है। रक्षाबंधन जैसे त्योहारों के दौरान भाई बहनों के पवित्र रिश्ते का सम्मान किया जाता है। विवाह के दौरान मातृ और पितृ पक्ष दोनों सक्रिय भूमिका निभाते हैं। सामाजिक संरचना दूसरों में भावनात्मक निवेश को प्रोत्साहित करती है। यह सामाजिक संरचना क्या है? प्रत्येक व्यक्ति में भावनात्मक दृष्टि डालती है। संवेदात्मक संवेदात्मक जो होता है कि व्यक्ति संवेदनाओं से परिपूर्ण होता है, क्योंकि व्यक्ति जब तक उसके अंदर संवेदनाएं जागृत नहीं होगी, तब तक व्यक्ति वह दूसरे के प्रति आदर भाव, दूसरे के भाव और अनुभूतियों को, दूसरे के विचार को, या फिर दूसरा व्यक्ति क्या महसूस कर रहा है, क्या अनुभव कर रहा है, इन परिस्थितियों में वह उसे नहीं जान सकता है। जब तक खुद संवेदनशील व्यक्ति नहीं होगा उस भाव, उस अनुभव के प्रति। यह पहचानते हुए कि एक दूसरे का समर्थन करने से व्यक्ति मजबूत बनते हैं। जब तक यह भाव नहीं आएगा उसके अंदर, सहयोगी प्रवृत्ति, कि हम इस धरती पर आए हैं तो हमें सबका सहयोग करना चाहिए, यह जब तक नहीं आएगा, तब तक व्यक्ति एक दूसरे का समर्थन करने से व्यक्ति मतलब कि तब तक समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि उनके अंदर ये भाव आना चाहिए ना कि समर्थन, एक दूसरे का समर्थन करने से व्यक्ति मजबूत होता है, उसकी क्षमता बढ़ती है। यह प्रवृत्ति शहरी क्षेत्रों में भी देखी जाती है,
जहां जीवन तेज तर्रार और खंडित हो सकता है। फिर भी भारतीय अक्सर पड़ोसियों और सहकर्मियों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाते हैं। शहरों में भी आपने देखा होगा, कोई व्यक्ति शहर में जाके बसता है, वहां के आसपास के पड़ोसी लोगों को तुरंत मिलना जुलना शुरू करता है, उनसे संबंध स्थापित करता है। साथ में लोग काम भी करते हैं, साथ में बैठते हैं, एक दूसरे के दुख और एक दूसरे के सुख को साझा करते हैं। अनिश्चितता बढ़ जाती है, संबंध स्थापित हो जाते हैं, जो गांव जैसे समुदाय की भावना को प्रतिध्वनित करता है। अब यहाँ प्रतिध्वनित का मतलब है क्या होता है कि गांव के समुदाय की जो भावना है, यह वहां पर भी प्रकाशित हो रहा है, दिख रहा है, विस्तारित हो रहा है। चाहे वह पड़ोसी से सामान उधार लेना, स्कूल पिकअप में मदद करना या स्थानीय आयोजनों में भाग लेना हो, इन सब से साझा जिम्मेदारी की भावना बनी रहती है। आपसी समर्थन यही तो है कि हम एक दूसरे का समर्थन करें, एक दूसरे के विचारों का सम्मान करें। यही तो आपसी समर्थन है, आपसी सहयोगी प्रवृत्ति है। ये कहां से आई है? ये भारतीय दृष्टि है। यही तो संस्कृति है, यही तो अच्छे आचरण, यही तो अच्छे गुण है, व्यवहार है, जो एक आदर्श समाज की स्थापना करते हैं। उसमें से हम एक विषय देखते हैं कि विवाह। विवाह भी लोगों को जोड़ने का कार्य करता है। आपने सुना होगा कि पहले आपने इतिहास में पढ़ा भी है कि पहले के राजा जो थे ना, एक रियासत से दूसरे रियासत के साथ संबंध जोड़ने के लिए, अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए विवाह करते थे। सुना है ना आपने, पढ़ा भी है ना इतिहास में। भारतीय संस्कृति में विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं, दो आत्माओं का मिलन नहीं, बल्कि दो परिवारों का मिलन है। दो संस्कृति, सभ्यता, संस्कार, रीति रिवाज, भाषा, इन सबका मिलन है, जो अक्सर विभिन्न सांस्कृतिक एवं क्षेत्रीय पृष्ठभूमियों से होते हैं। विवाह के प्रति यह सामूहिक दृष्टिकोण इसे संस्थान को इसके संस्थान को देखने और अभ्यास करने के तरीके पर गहरा प्रभाव डालता है। व्यवस्थित विवाह विशेष रूप से अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य है। परिवार विवाह संयोजन प्रक्रिया में सहायक के रूप में कार्य करते हैं। यह सुनिश्चित करते हैं कि संगतता केवल जोड़े तक सीमित नहीं है। मतलब कि यह जो संगति है, जो ये योग है, केवल जोड़ों को एक नहीं करती है, बल्कि यह पूरे उन जो जोड़े हैं उनसे संबंधित जितने भी लोग हैं, उनकी भाषा, उनके मूल्य, रीति रिवाज, जीवन शैली, सबको एक सूत्र में बांधने का कार्य करती है। यहां तक कि प्रेम विवाहों में भी परिवार की स्वीकृति महत्वपूर्ण रही है, जो रिश्तेदारों के केंद्रीय स्थान को रेखांकित करते हैं। यहाँ पर भी आपको बता दें कि प्रेम संबंध और प्रेम विवाह जो है, उसमें भी परिवार जो है एक होते हैं, उनकी स्वीकृति रहती है, तभी जो है स्वीकृति रहने के बाद ही वो सफल होता है। विवाह समारोह स्वयं की विस्तृत और बहुदिनों तक चलने वाले होते हैं, जिसमें विभिन्न अनुष्ठान होते हैं जो आपसी सम्मान। देखिए, विवाह तभी जुड़ेगा, दो परिवार तभी जुड़ेंगे जब उसमें से एक परिवार दूसरे परिवार का सम्मान करेगा, दूसरा परिवार उस परिवार का सम्मान करेगा, तभी तो एक साथ आएंगे ना। आएंगे ना, विचार मिलेंगे तभी आचार व्यवहार मिलेंगे, आचार व्यवहार मिलेंगे तभी तो विवाह हो रहा है। विवाह जब होता है तो बहुत सारी चीजें को कहीं ना कहीं जोड़ना पड़ता है, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे की चीजों को समझा जाता है, तब जाके गठबंधन होता है। जो आपसी सम्मान, जिम्मेदारी, मिलन का प्रतीक होते हैं। प्रमुख परिवार सदस्य सक्रिय भूमिका निभाते हैं विवाह में।
माता-पिता कन्यादान, दुल्हन को देने का काम जो है कन्यादान कहलाता है। चाचा-चाची अनुष्ठान करते हैं, भाई-बहन भिन्न-भिन्न उस जो भी परंपरा के अंतर्गत कार्य थे उसको करते हैं। अतिथि केवल दर्शक नहीं होते वहाँ जब जो बाराती आते हैं, वो सब सहभागी होते हैं, साक्षी होते हैं उस पवित्र बंधन का, जो व्यापक समुदाय के आपसी बंधनों को मजबूत करते हैं। इन रीति-रिवाजों के माध्यम से विवाह एक सामाजिक संस्थान के रूप में कार्य करता है, जो सामुदायिक संबंधों को और मजबूत करता है और कर्तव्य, निष्ठ और सामंजस्य के मूल्यों को सुदृढ़ करता है। अब इसमें अगला बिंदु है हर रोज की जिंदगी में समुदाय की भूमिका। भारतीय गांवों में समुदाय एक विस्तारित परिवार की तरह काम करता है। समुदाय से मतलब होता है समूह वर्ग, जो संगठित होकर कार्य करता है। प्रत्येक परिवार एक दूसरे से आर्थिक, धार्मिक और भावनात्मक संबंधों से के माध्यम से जुड़ा होता है। प्रत्येक परिवार क्या होता है? आर्थिक रूप से, कोई धार्मिक रूप से, कोई भावनात्मक, इन तमाम रूपों से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इस नजदीकी का एहसास ग्राम पंचायत जैसे स्थानीय शासन व्यवस्थाओं के माध्यम से बनाए रखा जाता है, जहां गांव के बुजुर्ग और प्रतिनिधि विवादों का समाधान करते हैं और सामूहिक निर्णय लेते हैं। कौन? बड़े बुजुर्ग लोग। वहां पर क्या बड़े बुजुर्ग जो होते हैं ना, वही प्रतिनिधित्व करते हैं समाज का। समाज अगर जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ कुछ ऐसे समस्याएं आती हैं, तो बड़े बुजुर्ग लोग बैठ के एक साथ चर्चा करके उसके समाधान का मतलब समाधान उसका करने समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं, निराकरण करने का प्रयास करते हैं। सामुदायिक त्योहार, सामूहिक प्रथाएं, सत्संग और सहकारी खेती कुछ उदाहरण हैं कि लोग नियमित रूप से एकत्र होते हैं और उस पर चर्चा करते हैं और उसका प्रसार प्रचार उसमें योगदान देते हैं। यह न केवल एकता को बढ़ावा देता है, बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी पीछे न रहे, सब साथ साथ आगे बढ़े, सब साथ साथ समस्याओं का समाधान करे, सब साथ साथ समस्याओं को झेले। अगर कोई सुख है तो उससे भी साथ में मिलकर ग्रहण किया जाए, खुशियाँ मनाया जाए। अगर कोई दुःख आ रहा है तो उसको उससे भी साथ मिलकर झेला जाए। वह किसी आपदा के बाद घर को पुनर्निर्माण करना हो या एक गरीब परिवार के लिए शादी का आयोजन करना हो। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में कोई एकदम बहुत गरीब परिवार होता है, तो उसके विवाह में उसके चाहे उसके घर में कोई मृत्यु हो जाता है, कोई मर जाता है या फिर उसका विवाह होता है उसके घर में, तो सब लोग सहयोग करके उसका विवाह उसके बेटी का विवाह करवाते हैं, खासकर बेटी के विवाह में। सब लोग कोई 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 शक्कर का इंतजाम कर देगा, कोई जो है आटे का इंतजाम कर देगा, कोई कोई चावल का इंतजाम कर देगा, कोई सब्जी ला देगा, कोई तेल का इंतजाम कर देगा, कोई कुछ पैसे दे देगा, कोई कपड़े दे देगा। जो भी रीति-रिवाज परंपरा के अंतर्गत वस्तुएँ होती हैं, सब उपलब्ध करा के वह देगा। यहाँ तक कि लड़के भी लोग खोज के विवाह करवा देते हैं, सहायता करवा देते हैं। यह सब क्या है? एक संयुक्त समुदाय, एक परिवार ही तो है, जो हमें गाँव में देखने को मिलता है, खासकर। जो आपदा के समय में भी साथ होते हैं। अगर गाँव में बाढ़ आता है तो सब साथ रहते हैं, संगठित होके रहते हैं। दोबारा जब पानी पीछे चला जाता है तो फिर से वो निर्माण करते हैं, साथ मिलके करते हैं। ये क्या है? ये संयुक्त विचार है, संयुक्त परिवार का, संयुक्त समाज का क्या है? एक प्रतीक है। शहरी इलाकों में आवासीय परिसर इस सामूहिकता के एहसास को अक्सर दर्शाती है। पड़ोसी त्योहार मनाते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं और सुरक्षा या सफाई जैसे मुद्दों पर सहयोग करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ड्राइव चला जाता है पर्यावरण को बचाने के लिए। वो क्या है? उसमें भी एक संगठन है भाई, संयुक्त रूप से कुछ लोग इकट्ठे होते हैं, युवा लोग, और उस अभियान को चलाते हैं। उसमें भी एक संयुक्तता विचार है।
भोजन वितरण करना। आपने देखा होगा कि अच्छे बड़े-बड़े जो त्योहार होते हैं, तो वहाँ पर जो है कहीं न कहीं निःशुल्क भोजन कराया जाता है। लंगर बड़े-बड़े चलते हैं। गुरुद्वारा में देखा होगा आपने। ये सब क्या है? सहयोगी कार्य तो है और क्या है? समुदाय में भोजन वितरण होता है, ऑक्सीजन सहायता जैसे कि आपने देखा होगा कि कोविड-19 महामारी जैसे चुनौतियों में पूरा भारत संगठित होकर कार्य कर रहा था। हर व्यक्ति एक-दूसरे की सहायता करने में लगा हुआ था। कैसे कि हर व्यक्ति की जान बचाई जा सके, सबकी सहायता की जा सके, चाहे भोजन के रूप में, उपचार के रूप में, चाहे किसी भी सामाजिक स्वरूप में। चाहे विवाह के रूप में भी लोग बड़ा हिसाब से हर चीज़ों को मैनेज कर रहे थे। जब महामारी के समय चुनौतियाँ थी समय में, तो उस समय क्या करते थे लोग समुदायों में भोजन का वितरण किया जाता था, ऑक्सीजन की सहायता मिल दिया जाता, चिकित्सीय सहायता का आयोजन किया जाता था। यह दर्शाता है कि आपसी सहयोग से सांस्कृतिक मूल्य आधुनिक आवश्यकताओं के अनुसार बदलते हैं। और यह भी सिद्ध करता है कि आपसी सहयोग जो है, एक समाज को श्रेष्ठ समाज बनाता है, ना कि कमज़ोर समाज। धार्मिक केंद्र भी समुदाय के केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। ये केवल पूजा स्थल नहीं होते बल्कि शिक्षा, दान और सामाजिक संवाद के केंद्र भी होते हैं। बुजुर्ग और पूर्वज परिवार के स्तंभ क्यों माने जाते हैं, इस विषय को हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे। धन्यवाद।